प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विशेष अध्यापक विभु मिश्रा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय समालखा से आज आपके समक्ष फिर से एक बार प्रस्तुत हुआ हूँ। आज घर से पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से जो पिछले हमने वीडियो में सरकार पर टॉपिक पर चर्चा की थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा करेंगे। आज हम जो है सरकार जो है हमने पहले चर्चा कर दी थी क्या है, और आज हम चर्चा करेंगे सरकार के प्रकार और लोकतंत्र क्या है। इस चीज़ पे आज हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने कल सरकार क्या है, सरकार के स्तर मतलब सरकार राष्ट्रीय स्तर पर है, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, तो तीनों स्तरों की भी चर्चा कर दी थी। आज हम चर्चा करेंगे कि सरकार के प्रकार मतलब सरकार कौन से देश में लोकतंत्र है, कौन से देश में राजतंत्र है इत्यादि। इस तरीके के टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। मतलब ये है, सरकार जैसे कोई निर्णय लेती है, कानून बनाती है, तो उस कानून को बनाने का अधिकार उसको कहाँ से मिला और उस कानून का वो पालन कैसे करवाती है, इसकी शक्ति उसको कहाँ से मिली। तो इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, अपनी पसंद के नेता को वोट देकर करते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। मतलब ये है कि हम जब अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो वह प्रतिनिधि ही हमारा जो है क्या करता है, हम पर शासन करता है, हमारे लिए कानून बनाता है और उनको लागू करता है। कहने का मतलब है कि जनता सीधा जो है शासन में भाग न लेकर अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार में भाग लेती है, शासन में भाग लेती। यही चुना हुआ प्रतिनिधि जनता के ऊपर शासन करता है, जनता की सुविधाओं के लिए उसके लिए कानून बनाता है, नियम बनाता है और उनको लागू करवाता है। जैसे बच्चों उदाहरण है कि जैसे गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य कर रखा है। तो अगर सरकार ने नियम तो बना दिया, ये नियम क्यों बनाया? हमारी सुविधाओं के लिए कि दुर्घटनाएं ना हो, सुरक्षित यात्रा हो। तो अगर लोग इसका पालन न करें तो पालन कौन करवाएगा? सरकार करवाएगी। इसीलिए जनता की भलाई के लिए और जनता की सुरक्षा और सुविधा के लिए सरकार नियम बनाती है, कानून बनाती है और उनको लागू करवाती है। एक दूसरी तरह की सरकार भी होती है, एक दूसरी तरह की भी सरकार होती है जिसे राजतंत्री सरकार कहते हैं। प्यारे बच्चों, राजतंत्री सरकार क्या होती है? राजा का या रानी की सरकार। मतलब जिसमें सरकार का मुखिया कौन होता है? शासन किसके नाम से किया जाता है? राजा के नाम से या रानी के नाम से। मतलब क्राउन ही सर्वे सर्वा होता है, राजा ही सर्वे सर्वा होता है। इसमें या राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है
अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राजा के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं, ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। मतलब कहने का यह है कि जैसे हम देखते हैं लोकतंत्र में, तो राजा मतलब लोकतंत्र में जो सरकार होती है उसको अगर कोई कानून बनाना होता है और बनाने के बाद अगर उसमें कुछ गुण दोष कुछ भी होती है तो सरकार जो है उसके बारे में सफाई भी देती है और उठाए गए कदमों की जानकारी भी देती है। लेकिन अगर कोई राजा निर्णय लेता है या नियम बनाता है तो उसको किसी निर्णय के लिए सफाई देनी नहीं पड़ती है। राजा का निर्णय ही सबको सर्वमान्य होता है। अब लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, अर्थात कि जनता ही अपने में से किसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनती है। वह प्रतिनिधि ही उसके ऊपर शासन करता है। इसलिए एक अर्थ में यह लोगों का शासन ही होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। मतलब मैंने आपसे पहले बताया कि हमारे बीच में से ही हमारा कोई व्यक्ति जिसको हम चुनते हैं वो व्यक्ति ही प्रतिनिधि बनकर संसद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में जाता है और वो हमारे लिए कानून व नियम बनाता है और उन कानून व नियमों को पालन भी करवाता है। तो ये व्यवस्था ही लोकतंत्र की मूलभूत व्यवस्था होती है कि लोकतंत्र में जनता ही अपने ऊपर शासन करती है। मतलब लोगों का शासन लोकतंत्र होता है। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव की एक प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। तो इसका मतलब ये बच्चों है कि जब प्रतिनिधि चुना जाता है तो प्रतिनिधि कौन चुनता है? जनता चुनती है। तो जनता इसके लिए जब चुनेगी तो किस माध्यम से चुनती है? जनता अपने मत का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मताधिकार। तो यह मताधिकार क्या सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? नहीं। वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुके हैं उनको ही वयस्क मताधिकार का जो है अधिकार है। तो प्यारे बच्चों, लोकतंत्र में चुनाव भी एक महत्वपूर्ण जो है भाग है लोकतंत्र का, जिसके माध्यम से जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को विधानसभा, लोकसभा में भेजती है। प्यारे बच्चों, आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये ग्रामीण मतदान केंद्र है जिसमें एक बुजुर्ग वोट या मत का प्रयोग कर रहा है। तो जिसमें इस मत का प्रयोग करते हुए अपने प्रतिनिधि, अपनी पसंद के प्रतिनिधि को चुनता है जिसको वह राज्य, विधानसभा, लोकसभा में अपने मत का प्रयोग करके भेजता है। और यही लोग जो है हमारे प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आगे बच्चों, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को
चुनाव में भाग नहीं लेने देती थीं। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थीं जो पढ़े लिखे थे और उनके पास अपनी संपत्ति होती थी। मतलब साफ है कि पहले के समय में सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं था। उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता था। जो व्यक्ति धनवान है, बहुत ही पढ़ा लिखा है, उसको तो जो है वोट देने का अधिकार था। जो अशिक्षित था, गरीब था, उसको वोट देने का अधिकार नहीं था। इसका मतलब है कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। कहने का मतलब पहले के समय में सिर्फ पुरुषों को ही अधिकार था मत का, जो भी वही पुरुष जो धनवान थे और शिक्षित थे। मतलब महिलाओं को भी मत का प्रयोग का अधिकार नहीं था। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है और संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता था। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो प्यारे बच्चों, गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में सन 1931 में इस बात को उठाया था और इसके लिए अपना पक्ष रखा था कि सभी को मताधिकार का प्रयोग होना चाहिए। इसी क्रम में संसार में बहुत से जो है आवाज़ें उठी। हमारे यूरोप, अमेरिका के देशों में भी महिलाओं को मत का प्रयोग करने का अधिकार नहीं था। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों ने इसे सफ्रेज मूवमेंट कहा। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं का उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थीं। महिलाएं ये काम नहीं कर सकती थी, ऐसा उनका सोचना था। लेकिन उनकी इस धारणा को महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके तोड़ दिया। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठीं। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार सन 1920 में मिला था, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद अर्थात 1988 में मिला। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि महिलाओं को भी मत देने का अधिकार नहीं था पहले, चाहे वो धनवान परिवार से आती हों, चाहे वो किसी भी उससे हों। तो इस महिलाओं को भी मताधिकार के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। जो पश्चिम देश में मूवमेंट चला प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, उसको हम सफ्रेज मूवमेंट के नाम से जानते हैं।
इस मूवमेंट में महिलाओं ने पुरुषों के साथ बढ़ चढ़ के काम किया और अंग्रेज़ों को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा औरतों को वोट देने का अधिकार अमेरिका में 1920 में मिला और इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार सन 1928 में मिला। तो प्यारे बच्चों, लोकतंत्र के एक का मजबूत स्तंभ क्या है? मत देने का अधिकार, चुनाव। मतलब चुनाव के माध्यम से ही हम अपने प्रतिनिधि को जो है लोकसभा राज्यसभा में भेजते हैं। यही प्रतिनिधि हम पर जो है शासन करता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में हम लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।